Assalamu alaikum. This is Maria Arshad here, and I welcome you to my YouTube channel, Chemistry Felix. As we have started unit number 3, that is gases, and in the previous video, we discussed about Boyle's law. Now, in this video, we will discuss about Charles' law. So, let's get started. अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं चार्ल्स लॉ. सो बेसिकली हम देखते हैं कि चार्ल्स लॉ है क्या. चार्ल्स लॉ बेसिकली क्वांटिटेटिव रिलेशन है बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस. पीछे हम लोगों ने पढ़ा था पिछली वीडियो में बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ बेसिकली क्या है, प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है. बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाता है, लेकिन इन चार्ल्स लॉ टेम्परेचर इज ए वेरिएबल. टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर वेरिएबल, जबकि चार्ल्स लॉ में प्रेशर जो होता है इट इज केप्ट कांस्टेंट. ये क्या होता है, प्रेशर इन चार्ल्स लॉ प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट. अब हम देखते हैं चार्ल्स लॉ जो था ये बेसिकली दिया किसने था. इट वाज गिवन बाय अ फ्रेंच साइंटिस्ट जे चार्ल्स इन 1787. अब ये जो चार्ल्स लॉ था ये बेसिकली है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये हमें बताता क्या है. सो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, the volume of the given mass of the gas is directly proportional to absolute temperature when pressure is kept constant. It means कि अगर प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाए then at that time जो वॉल्यूम होगा that is directly proportional to temperature. It means कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा. अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा. तो इसको हम कहेंगे कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देख लें, ये हमारे पास क्या है, दो कंटेनर हमें नजर आ रहे हैं. अगर हम इस कंटेनर में देखें तो हमारे पास इसमें एक गैस मौजूद है और यहाँ हमारे पास टेम्परेचर मौजूद है, वो कितना है, -65 डिग्री सेंटीग्रेड. तो अब हम देख रहे हैं कि -65 डिग्री सेल्सियस पर जो गैस है वो एक खास किस्म के वॉल्यूम पर मौजूद है. उसका एक स्पेसिफिक वॉल्यूम है -65 डिग्री सेंटीग्रेड पे. लेकिन जब हम लोगों ने टेम्परेचर बढ़ाया, अब यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर कितना है, 250 डिग्री सेंटीग्रेड. जब टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया गया तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ द गैस है वो भी इंक्रीज हो गया. टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज हो गया. तो दिस इज चार्ल्स लॉ कि टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा. अब व्हाट इज द रीजन, क्यों टेम्परेचर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम क्यों इंक्रीज करता है. द रीजन इज दैट कि जब भी टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज हो जाती है. टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाती है. जब काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ती है तो मॉलिक्यूल्स की स्पीड तेज होती है, वो ज्यादा स्पीड से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो ब्रेक हो जाती है. मॉलिक्यूल्स के दरमियान के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक हो जाएंगे जब, तो मॉलिक्यूल्स जो होंगे दे मूव फार अपार्ट, वो दूर दूर जाने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है. जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो पार्टिकल्स है वो करीब करीब मौजूद है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो पार्टिकल्स है वो दूर दूर चले गए और उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितनी हो गई है, तेज हो गई है. सो इस वजह से हम कहते हैं कि टेम्परेचर और वॉल्यूम को जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है इफ द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट. सो दिस वाज चार्ल्स लॉ. अब अगर हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देख लें तो हम लोगों ने अभी ये देखा कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. अब यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा देंगे सो इट विल बिकम V इज इक्वल्स टू KT. अब ये जो t है ये यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है. सो इक्वल्स टू के इस साइड पे जाकर ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. सो इट विल बिकम V डिवाइडेड बाय T इज इक्वल्स टू K. सो दिस इज चार्ल्स लॉ. V डिवाइडेड बाय T इज इक्वल्स टू K. अब अगर टेम्परेचर हम चेंज करें फ्रॉम T1 टू T2,
T1 से अगर हम जाते हैं T2 पे, यानी कि लेट्स सपोज पहले हमारे पास टेम्परेचर था 20, देन आफ्टर दैट हम उसको कर देते हैं 25, टेम्परेचर को चेंज किया, तो टेम्परेचर के चेंज करने से जो हमारा वॉल्यूम है वो भी चेंज हो जाएगा। अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं फ्रॉम T1 टू T2, तो जो हमारा वॉल्यूम है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और वो किस तरह से होगा, फ्रॉम V1 टू V2। अब लेकिन जो हमारे इक्वेशन है वो यही रहेगी, V1/T1 इज इक्वल्स टू K और V2/T2 इज इक्वल्स टू K। जो हमारा चार्ल्स लॉ होगा, इट विल बी सेम, इट विल रिमेन सेम। तो इट मीन्स अगर V1/T1 इज इक्वल्स टू K है और V2/T2 ये भी इज इक्वल्स टू K है, सो इट मीन्स these both terms are equal to each other, so V1/T1 is equals to V2/T2। अभी हम इस चीज को फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास एक कंटेनर है और उसके अंदर एक खास टेम्परेचर मौजूद है, दैट इज यहाँ पर हम लोगों ने टेम्परेचर दे दिया T1 और हम देख रहे हैं कि T1 टेम्परेचर पे जो गैस है उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम मौजूद है, दैट इज V1। अब V1 जो है वो वॉल्यूम मौजूद है। अब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं। अगर टेम्परेचर को हम लोगों ने इंक्रीज किया T1 से T2, तो हम देख रहे हैं कि जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो गया, और वो यानी कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम में इंक्रीज आया। और रीजन क्या है वॉल्यूम के इंक्रीज आने का, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि यहाँ पर जब टेम्परेचर कम है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स जो है वो भी कम है। जब टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज हो गई। जो गैस पार्टिकल थे जब उनकी स्पीड तेज हुई तो उन्होंने ज्यादा तेजी से मूव करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से उनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थी वो ब्रेक हो गई। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ब्रेक होने की वजह से क्या हुआ कि दे मूव फार अपार्ट और ये एक दूसरे से दूर हो गए, जिसकी वजह से जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो गया। सो दिस इज चार्ल्स लॉ कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है इफ द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। अगर प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे हम लोगों ने एक मूवेबल पिस्टन लिया हुआ है, हम प्रेशर को चेंज नहीं कर रहे हैं। उसके बाद यही है, अगर हमारे पास अब हम देखते हैं इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी बेसिकली यही है कि एक कंटेनर लिया गया और उस कंटेनर के अंदर क्या है, गैस मौजूद है। अब यहाँ पर एक मूवेबल पिस्टन इसके ऊपर लगा दिया गया, मूवेबल पिस्टन लगाया गया। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब टेम्परेचर हमारे पास था एक स्पेसिफिक टेम्परेचर दैट इज T1 टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम ऑफ द गैस था वो था हमारे पास V1। जब हम लोगों ने टेम्परेचर इंक्रीज किया, यानी कि जब उस कंटेनर को हीट किया गया और दूसरा जो टेम्परेचर हम लोगों ने दिया उसको हम कहते हैं T2, तो ये देखा गया कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने से जो वॉल्यूम ऑफ द गैस था वो भी इंक्रीज हो गया, यानी कि वॉल्यूम भी बढ़ गया। तो जो फाइनल वॉल्यूम आया उसको हम कह देते हैं V2। तो दिस वाज एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। इसके है हमारे पास एक एग्जांपल, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन इज कूल। 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन, इट मींस कि ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है, और ये कौन सा वॉल्यूम है, V1। 250 centimeter cube of hydrogen is cooled from 127 डिग्री सेल्सियस, दिस इज टेम्परेचर, और ये है T1। हाइड्रोजन गैस है 250 सेंटीमीटर क्यूब, उसको कूल किया गया 127 डिग्री सेल्सियस से लेकर कहाँ तक, -27 डिग्री सेल्सियस तक। तो -27 डिग्री सेल्सियस क्या है जी हमारे पास, ये है T2। by maintaining the pressure constant, और प्रेशर क्या रखा गया है यहाँ पर, कांस्टेंट प्रेशर रखा गया है। उसके बाद है कैलकुलेट द न्यू वॉल्यूम ऑफ द गैस एट लो टेम्परेचर, यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, V2। तो जैसे कि हम लोग चार्ल्स लॉ स्टडी करके आ चुके हैं, जिसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2। सो वही वाला फॉर्मूला जो है हम उसको अप्लाई करेंगे, V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2। इस फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करेंगे। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें V1, T1 और T2 जो है वो गिवन है। सो V1 जो हमें दिया हुआ है दैट इज 250 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, तो उसको हम पहले चेंज कर लेते हैं डेसीमीटर क्यूब में। लेकिन अगर हम डेसीमीटर क्यूब में ना भी करें तब भी हमारा आंसर जो है वो सही ही आएगा। उसके बाद अब अगर हम देखते हैं
टेम्परेचर जो है वो T1 जो है वो यहाँ पे कितना दिया हुआ है 127 डिग्री सेल्सियस। तो एक और बात जो है कि चार्ल्स लॉ जो है वो सेल्सियस, अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर लें तो चार्ल्स लॉ उसके ऊपर फॉलो नहीं होता, मींस उसके ऊपर वैलिड नहीं होता। जब भी टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में लें तो सेंटीग्रेड टेम्परेचर में चार्ल्स लॉ जो है वो वैलिड नहीं होता। क्या वैलिड डिग्री सेंटीग्रेड में, ये एक टॉपिक बेसिकली आएगा कि डेरिवेशन ऑफ द एब्सोल्यूट जीरो, वो मैंने अलग से रखा है क्योंकि वो जो टॉपिक था ना वो अलग था। तो इसी वजह से उस चीज में, उस टॉपिक में बेसिकली यही बताया गया कि डिग्री सेंटीग्रेड में या डिग्री सेल्सियस में चार्ल्स लॉ जो है वो ऑपरेट नहीं करता है। चार्ल्स लॉ फॉलो तभी होता है जब टेम्परेचर को हम लोग केल्विन में लेते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर को केल्विन में करना नेसेसरी है। अगर हम सेंटीग्रेड में ही टेम्परेचर को रखेंगे तो जो हमारा आंसर है वो करेक्ट नहीं आएगा। ओके, सो सबसे पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं केल्विन में। सो 127 डिग्री सेंटीग्रेड को प्लस 273 केल्विन से करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा जी, 400 केल्विन। अब 400 केल्विन ये बेसिकली क्या है, दिस इज 127 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, हमने जस्ट इसको केल्विन के अंदर कन्वर्ट किया है। उसके बाद क्या है जी, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 हमारे पास क्या है, -27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसके ऊपर अगर हम प्लस करते हैं 273 केल्विन तो हमारा आंसर क्या आएगा, 246। प्लस माइनस इज इक्वल्स टू माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, सो इट मीन्स कि 273 में से माइनस करेंगे 27 डिग्री को तो हमारा आंसर क्या आएगा, 246 केल्विन आ गया। सो यहाँ पे हमने टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। अब फाइंड आउट हम लोगों ने क्या करना है, V2। सो हम अपना वही फॉर्मूला लगाएंगे चार्ल्स लॉ वाला, V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2। जब ये हम लोगों ने टेम्परेचर लगाया, हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, V2 हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। सो V2 जो होगा उसको हम इधर ही रखते हैं। जो T2 है, T2 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अगर इज इक्वल्स टू के इस साइड पे वो डिवाइड हो रहा है तो इक्वल्स के उस साइड पे जाके वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, V1/T1 मल्टीप्लाई बाय T2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, T2 हो जाएगा। सही, तो क्या हुआ, फॉर्मूला क्या बना, V1/T1 मल्टीप्लाई बाय T2। सो दिस इज अवर फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूला में हम अपने वैल्यूज को पुट करते हैं। सो V1 हम लोगों ने क्या निकाला था, 0.25 डेसीमीटर क्यूब निकाला। उसके बाद T2 हमारे पास क्या था जी, 246 केल्विन, और T1 हमारे पास कितना है, 400 केल्विन। तो जब हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 0.153 डेसीमीटर क्यूब। अब आगे इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करके लिखा गया है। तो चूंकि हम लोग आंसर सेंटीमीटर क्यूब में ला रहे हैं, तो अगर यहाँ पर हम इसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट ना भी करें, स्टार्ट में जो हम लोगों ने V1 में किया, तब भी हमारा आंसर जो है वो सेम ही आएगा, 153 सेंटीमीटर क्यूब। सो वी आर नॉट कंसर्न विद सेंटीमीटर क्यूब और डेसीमीटर क्यूब। जो मेन मकसद है हमारा वो ये है कि जब भी चार्ल्स लॉ करना है तब डिग्री सेंटीग्रेड को हमेशा कन्वर्ट करना है केल्विन में, क्योंकि चार्ल्स लॉ डिग्री सेंटीग्रेड पर वैलिड नहीं होता। चार्ल्स लॉ डिग्री सेंटीग्रेड में चार्ल्स लॉ फॉलो नहीं करेगा, और केल्विन, जब अगर हम टेम्परेचर केल्विन में लेंगे तब ही जो है वो चार्ल्स लॉ फॉलो करता है। केल्विन टेम्परेचर जो है वही फॉलो करेगा चार्ल्स लॉ को, अदरवाइज चार्ल्स लॉ फॉलो नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज, अब हम करते हैं ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। सो इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में अगर हम देखें तो एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर गिवन है और वाई एक्सिस पर जो है वो वॉल्यूम दिया गया है। सो एज वी नो कि इन चार्ल्स लॉ टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है वॉल्यूम जो है वो भी इंक्रीज कर रहा है। सो यहाँ पे अगर हम देखें, जैसे यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अगर 100 है तो सपोज कि 40 वॉल्यूम है, 40 ml जो है वो उसका वॉल्यूम है। तो अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 200 कर देते हैं, तो 200 का अगर हम देखें तो यहाँ पे वो कितना आएगा, 50 ml। सो सपोज 50 ml आ जाता है। तो इट मीन्स कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम जो है वो भी इंक्रीज कर रहे हैं। एक बात हम लोगों को समझ आ गई। उसके बाद नेक्स्ट चीज हम ये देखते हैं कि यहाँ पे हम लोगों को नजर आ रहा है कि एक एक्स्ट्रापोलेट किया गया है इस लाइन को।
यहाँ पे जो हमारा ग्राफ है, जो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आ रही है, उसको क्या किया गया, एक्स्ट्रापोलेट किया गया है। और एक्स्ट्रापोलेट किधर तक किया गया है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको एक्स्ट्रापोलेट किया गया। एक्स्ट्रापोलेट बेसिकली इस वजह से किया गया है क्योंकि जो हमारे जितने भी गैसेज होती हैं वो लिक्विफाई हो जाती हैं। एट दिस पॉइंट -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो आइडियल गैस होती है वो भी लिक्विफाई हो जाती है, आइडियल गैस। और आइडियल गैस तो नेचर में तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो सारी रियल गैसेस ही हैं। तो इट मीन्स कि इस टेम्परेचर से पहले पहले ये जितना भी एरिया है, इस सारे एरिया के अंदर जो गैसेस है हमारी, वो किसी न किसी जगह पे क्या हो जाती है, लिक्विफाई हो जाती है। सो इसी वजह से इसको एक्स्ट्रापोलेट किया गया है। और हम देखते हैं कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वॉल्यूम होता है ऑल गैसेस का, वो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है। अब ऐसी तो कोई गैस नहीं है कि जिसका वॉल्यूम 0 हो। सो इस वजह से इसके बाद जो है सारी गैसेस लिक्विफाई हो जाती है, मतलब कोई भी गैस हो। यहाँ पे तो आइडियल गैस भी लिक्विफाई हो जाती है, आइडियल गैस तो है ही नहीं, कोई नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो जितनी भी गैसेस हैं वो इससे नीचे नहीं जा सकती। इस वजह से कोई भी हम ग्राफ ले लें चार्ल्स लॉ का, और उन सब की अगर लाइंस को हम एक्स्ट्रापोलेट करें तो एट द एंड वो सारी इस पॉइंट पर आके मीट करेंगी। उसके बाद क्योंकि इसके बाद तो गैस गैस रहती ही नहीं है। तो ये थी हमारे पास ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। उसके बाद अब अगर हम देखते हैं कि चार्ल्स लॉ इज ओबेड व्हेन द टेम्परेचर इज टेकन ऑन द केल्विन स्केल। यही बात है कि उस टाइम चार्ल्स लॉ तभी ओबे होता है जब केल्विन स्केल में टेम्परेचर हो, ये जैसे कि मैं आपको अभी बता चुकी हूँ। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अगर हम फॉर एग्जाम्पल एट 283 केल्विन, यानी कि जब टेम्परेचर हमारे पास कितना है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड को ही कन्वर्ट किया गया है केल्विन में, तो वो कितना हुआ 283 केल्विन। द वॉल्यूम इज 566 सेंटीमीटर क्यूब। जब इतना टेम्परेचर था तो वॉल्यूम जो है वो इतना है। While at 373 केल्विन, अगर इतना टेम्परेचर हो 100 डिग्री सेंटीग्रेड भी हम कह सकते हैं, then the volume is 746 सेंटीमीटर क्यूब। सो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम करें तो V1/T1 इज इक्वल टू, हमारे पास कितना है V1 जो हम लोगों ने 566 दिया गया है, वो V1, यानी कि ये टर्म जो है वो हमारे पास क्या है, V1 है। V1 और टेम्परेचर कितना है 283 केल्विन है। यहाँ पे अब हम 283 केल्विन है इज इक्वल्स टू, अब V2 हमारे पास कितना था 746 केल्विन। दिस इज V2 हमारे पास कितना था 746 केल्विन, दिस इज V2। सो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया V2 की जगह 746 केल्विन, और डिवाइडेड बाय कितना है 373, दैट इज T2। टेम्परेचर भी है। अब यहाँ पे हम लोगों ने टेम्परेचर किस में लिखा है, केल्विन में लिखा है। जब हम लोग केल्विन में टेम्परेचर लिखेंगे तब ही हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। अगर हम यहाँ पे देखें V1/T1 कितना है 283, 1 सा 283 हो गया, और 283 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा हमारे पास 566 आ जाएगा, ये हो गया। इसी तरह 373 जो है उसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 746 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है, अगर हम केल्विन में टेम्परेचर ले रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, दैट इज 2। लेकिन अगर हम यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड में लें तो क्या हमारा आंसर 2 आएगा, तो हमारा आंसर 2 नहीं आएगा। हमारा आंसर जो है वो सेम नहीं आएगा। अगर हम लोगों ने केल्विन में टेम्परेचर लिया और उसको इसमें यूज किया इस फॉर्मूले में V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, देन हमारा आंसर जो है वो सेम आया। यानी कि both the terms, that is V1/T1 and V2/T2 is equals to the same value, that is K। लेकिन अगर हम यहाँ पर जो हमारा टेम्परेचर है उसको डिग्री सेंटीग्रेड में रख के देखें, यानी कि जो 283 टेम्परेचर यहाँ पे मैंने लिया है केल्विन में, इसकी जगह अगर हम 10 लगा दे और 373 की जगह अगर हम 100 की वैल्यू लगा दे, तो अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर दोनों टर्म्स का डिफरेंट आएगा, दोनों की अलग अलग वैल्यू आएगी। तो चार्ल्स लॉ फॉलो नहीं होगा। चार्ल्स लॉ इज ओनली ओबेड व्हेन द टेम्परेचर इज टेकन इन द केल्विन स्केल। सो यहाँ से ये बात जो है वो प्रूव हो गई। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो वो ये है कि ग्रेटर द मास ऑफ द गैस ग्रेटर विल बी द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन।
जितना ज्यादा मैस होगा, अभी हम लोगों ने जो ग्राफ देखा तो हम कहते हैं कि जितना ज्यादा मैस होता है उतना ज्यादा स्लोप जो होती है स्ट्रेट लाइन की वो बढ़ जाती है। रीजन क्या है? द रीजन इज दैट ग्रेटर द नंबर ऑफ द मोल्स ग्रेटर द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। ऑब्वियसली जितना ज्यादा मैस होगा उतने ज्यादा क्या होंगे? नंबर ऑफ मोल्स होंगे। जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे तो ऑब्वियसली वॉल्यूम जो होगा वो पहले से ही ज्यादा होगा। सो इसी वजह से अगर मैस ज्यादा हो गैस का, तो उसकी स्लोप जो होगी स्ट्रेट लाइन की वो भी ज्यादा होगी। उसके बाद हम कहते हैं कि ऑल द स्ट्रेट लाइन्स व्हेन एक्सट्रापोलेटेड दे मीट एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये बात जो है वो पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम कहते हैं इट इज अपेरेंट दैट दिस टेम्परेचर ऑफ -273, ये यहाँ पे वो टेम्परेचर आएगा कि -273.16 when the volume becomes zero। इस पॉइंट पे दिस इज द वॉल्यूम -273.16, इस टेम्परेचर पे जो हमारा वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बट फॉर अ रियल गैस के लिए जीरो वॉल्यूम इज इम्पॉसिबल। जीरो वॉल्यूम तो नहीं हो सकता किसी गैस का। So this is how we recognize that -273.16 represents the coldest temperature। तो इससे हमें क्लियर हो गया कि ये वाला जो टेम्परेचर है -273.16 वो कोल्डेस्ट है। हम लोगों ने देखा था, ये बात हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जब ग्राफ हम लोगों ने देखा था कि जितनी भी लाइंस आएंगी वो सारी क्या करेंगी? एक्स्ट्रापोलेट करेंगी, वो सारी मीट करेंगी एट सिंगल पॉइंट। और वो सिंगल पॉइंट कौन सा होगा? -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड पे, क्योंकि दिस इज द कोल्डेस्ट टेम्परेचर। सारी गैसेस जो होती हैं वो लिक्विफाई हो जाती हैं इस पॉइंट के आने से पहले पहले ही। सो यहाँ पे सारी एक्स्ट्रापोलेट करेंगी। सो दिस इज द कोल्डेस्ट टेम्परेचर। So this was all about Charles' law. I hope so कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। Give a big thumbs up to my video if you like it. Stay tuned. Subscribe to my channel. Thanks for watching.